आइए सबसे पहले 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, है ना, बहुत महंगी चीज, बहुत ही कहा जाता पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज क्या है? विश्वास, है ना। ये इसलिए ये तो कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप हमेशा मान के चलिए कि विश्वास सामने वाला तोड़ ही देगा, आप खुश रहेंगे, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन पाला तो आपको दुख होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, मतलब ट्रस्ट को तोड़ा जा रहा है, विश्वास को तोड़ा जा रहा है। और चूंकि आईपीसी पढ़ रहे हैं तो इस विश्वास को तोड़ने की सजा जेल है। क्या है? जेल। समझ में आ गया? तुम लोग बहुत विश्वास तोड़ते हो, मालूम है तुम लोग को। हेलो हेलो, मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ, और इधर बात कहीं। मोनू क्या हाल? अच्छा, जो लड़के हैं वो भी। बस पापा का कॉल है, पापा का कॉल है, बिजनेस से जुड़ा हुआ कॉल, बिजनेस से जुड़ा हुआ कॉल। इधर राधिका क्या हाल चाल है ना? बाबू थाना थाया, सब समझता हूं तुम लोगों का। लेकिन तुम लोग जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, भगवान की दया से वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, नहीं तो आधी क्लास जेल में, है ना। वो सब सिविल या कुछ ऐसा ही है, मतलब उसका तो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ में उन सब चीजों को लेके केस होने लगे तो आधा यूथ तो जेल में ही नजर आएगा। उसका कोई ठीक नहीं, वहां पे भी शुरू हो जाएगा वो, है कि नहीं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है कि नहीं। चलिए खैर, यहां ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली यहां जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, क्रिमिनल तो मैं बोलूंगा चूंकि ये आईपीसी है, मेन वर्ड क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो कैसे हो रहा है सो देखो, एकदम ध्यान से समझना आप। यहां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जोड़ के देखा जा रहा है प्रॉपर्टी से। किसे? प्रॉपर्टी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां इमोशनल नहीं, दिल विल वाला मामला नहीं, यहां जो मामला है क्या वाला है? प्रॉपर्टी वाला। आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो सुनेंगे आप। मुझे लग रहा है 405 यहाँ से ना पढ़ा के यहाँ से पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप ये पढ़ेंगे ना, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में, पीछे वाला जो लैंग्वेज है वो तो काफ़ी टफ है। आइए, ये सेक्शन कब लगता है? ये सेक्शन तब लगता है जब आरोपी, एक्यूज का मतलब आरोपी को कुछ प्रॉपर्टी दी गई। इंटरेस्टेड का मतलब दी गई, लिखो हिंदी में, आरोपी को कोई प्रॉपर्टी दी गई, आरोपी को कोई प्रॉपर्टी दी गई। कुछ बच्चों ने बुक लेके नहीं आया, जयजल बुक नहीं लाई? अच्छा अच्छा, कोई बात, नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आइए, आरोपी को प्रॉपर्टी दी गई, प्रॉपर्टी जिसको दी गई उसने उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, उसने उस प्रॉपर्टी का क्या कर लिया? यूज कर लिया। और सबसे अजीब बात यह है कि डिसऑनेस्ट यूज किया। यूज को जोड़ो डिसऑनेस्ट से। अब बोलोगे सर वो डिसऑनेस्ट कब माना जाएगा? वो तब माना जाएगा कि आपने वायलेट किया लॉ को, मतलब लॉ में बताया गया था ऐसे होना चाहिए, पर तुमने उस प्रॉपर्टी के साथ वैसा नहीं किया जैसा लॉ में लिखा हुआ था। या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ होगा आप लोग के बीच में। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन आप पहले बात समझ रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पहले आप थ्योरेटिकली लाइन देख लीजिए, और जब मैं एग्जांपल दूंगा तो ये सारी चीजें वहां मैच करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट। मतलब ये सेक्शन जब भी लगेगा 405 तो इसमें 4 चीजें होंगी। बोलो क्या क्या होंगी? आरोपी को प्रॉपर्टी दी जाएगी, आरोपी ने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल गलत ढंग से किया होगा। अब गलत ढंग कब माना जाएगा? जब आप लॉ को नहीं मान रहे हैं, या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें कही गई थी आप उसको नहीं मान रहे हैं, तभी नहीं लीगल होगा, तभी ना डिसऑनेस्ट होगा, है ना। तो सब मिला के 4 नहीं 3 चीजें हैं। पहले बोलो, आरोपी को प्रॉपर्टी दी गई, आरोपी ने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल डिसऑनेस्ट ढंग से किया। डिसऑनेस्ट कब माना जाएगा? जब लॉ को नहीं माना और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ होगा उसको उसने नहीं माना। एग्जाम्पल दूंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, जैसे आप लोग एसबीसी में पढ़ चुके हो ये एक्ट, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, आपको याद है लेबर लॉ हो चुका है। अब जो बच्चा नया नया एंट्री मारा है और जिनका ये तुरंत का अटेम्प्ट है उसको कवर अप करना पड़ेगा। ये ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में आपको याद होगा, आपका एम्प्लॉयर, इधर देखिए प्लीज, आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ परसेंटेज पैसा काट लेता है। अच्छा, वो जो काटता है वो अपने पॉकेट में रखने के लिए काटता है या वो प्रोविडेंट फंड में डालता है? आपको याद हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ,
अगर ईएसआई के नाम से काटा तो ईएसआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो आपको मालूम होगा कि अगर चाहे वो लाइबल था या नहीं था, वो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि चाहे वो देखो चाहे वो एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने डिडक्ट किया ना, डिडक्ट किया तो तुम्हें उस पैसे को अपने पास रखना चाहिए था या सरकारी खजाने में या जो भी प्रोविडेंट फंड का खजाना वहां डालना चाहिए था, वहां डालना चाहिए था। तो इन्होंने पैसा काट लिया लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया। तो एक बात बताइए, वायलेशन ऑफ लॉ हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमने पैसा काटा तो इसका मतलब वो पैसा प्रॉपर्टी हो गया। उस पैसे का इस्तेमाल लॉ में क्या लिखा हुआ था कि तुमको एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए करना था। जैसे तुमने ईएसआई के नाम पे काटा तो ईएसआईसी को देना था वो पैसा, पर तुमने ईएसआईसी को वो पैसा नहीं दिया, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो अपने लिए इस्तेमाल कर लिया तो ये डिसऑनेस्ट यूज नहीं हो गया, तो ये हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल? क्रिमिनल, ये अच्छी बात नहीं है, याद रहेगा। चलो जी, एक और बहुत सारी इलस्ट्रेशंस आएंगे, तुम लोग देखते जाना। मैंने काफी बोल्ड, बहुत मेहनत से बोल्ड किया तुम लोग के लिए, तुमको बहुत फायदा मिलेगा। आइए जरा ध्यान से सुनो। एक आदमी मरा और मरने के बाद उसका क्या चेक होता है? वसीयत, विल। वसीयत में उस आदमी ने जो मर गया आदमी, वो लिखा था कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में बराबर बांटा जाए। लेकिन ये आदमी क्या करता है? प्रॉपर्टी को लेके और जैसा डिवीजन लिखा था अकॉर्डिंग टू विल ना करके सारा का सारा अपने पास रख लेता है। तो क्या इसने, ये बताइए, ये लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हुआ या कॉन्ट्रैक्ट का हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मालूम चला पिताजी ने मरते वक्त एक विल लिखा, और जब पिताजी मरे तो उसके घर में सबसे पहले बड़ा बेटा आया, अब बड़ा बेटा विल निकाल लिया। अरे विल में तो लिखा हुआ है कि मुझे अपने तीनों भाइयों के साथ बांटना पड़ेगा। उसने विल को फाड़ दिया, विल को क्या कर दिया? तुरंत फाड़ दिया, और सबको बोल दिया कि पिताजी ने मरते वक्त बोला है कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। आप बताइए इसने गलत किया कि नहीं गलत किया? है कि नहीं? विल में क्या लिखा था? तीनों में बराबर बटेगा, लेकिन उसने सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी खुद ले लिया। तो ये हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, याद रहेगा। चलो अगला, मालूम चला ए एक हाउस कीपर है। जैसे मैं ना ऐसे गोल गोल करूं, तुम लोग भी किया करो, एग्जाम के टाइम में तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वेयर हाउस कीपर का मतलब गोडाउन वाला है। कौन वाला है? गोडाउन वाला। एक आदमी जेड कहीं घूमने फिरने जा रहा था, तो उसने अपना फर्नीचर दे दिया ए को कि तुम रखो, तुम गोडाउन वाले हो, अपने गोडाउन में रखो, जब मैं घूम फिर के आऊंगा तो तुमसे वापस ले लूंगा। नहीं समझे ये ना? तो वेयर हाउस कीपर को दिया होगा सही ढंग से उसको रखने के लिए, लेकिन मालूम चला वेयर हाउस कीपर उसको बेच दिया उठा के। अब बेच के बाद अपना पैसा लेके मौज कर रहा है। बताओ, वेयर हाउस वाले को दिया रखने के लिए ना। जैसे आपको मालूम हो बहुत तरीके के वेयर हाउस होते हैं आजकल। आजकल एक ना कुत्ता वाला भी होता है। जैसे घर वाले जाते हैं ना तो कुत्ता को एक हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं। तो मालूम है कुत्ता का भी हॉस्टल होता है? डॉग हॉस्टल नहीं जानते हो? इन लोगों को मालूम ही नहीं है कुछ। मालूम चला एक घर में पति पत्नी 2 रहते हैं और एक कुत्ता रहता है। अब पति पत्नी कहीं घूमने जा रहे हैं तो हर जगह कुत्ते को तो लेके जाएंगे नहीं, तो आपने सुना होगा हॉस्टल बनता है, कुत्ते को हॉस्टल होता है। आप उस कुत्ते को उस हॉस्टल में डाल दीजिए, वो उसका केयर करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, मुफ्त में नहीं है, और जब वापस आएंगे तो आपका कुत्ता आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मालूम चला आपने डॉग हॉस्टल में बच्चे को डाला, डॉग हॉस्टल में आपने कुत्ते को डाला और डॉग हॉस्टल वाले ने आपके कुत्ते को बेच दिया। अब बताइए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं ट्रस्ट है? पहले बताइए आप, है ना? स्लिप ऑफ टंग था, प्लीज बुरा मत मानिएगा। टीचर से स्लिप ऑफ टंग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बेचारा वो दिन भर बोलता रहता है। आइए, कहा बेचारा तो नहीं है, अच्छा आइए। हाँ जी, ए कहाँ रहता है भाई? कैलकाटा में। किसका एजेंट है वो? जेड का है। जेड कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो सुनो इधर ध्यान से, इन दोनों में बात हुई थी कि जेड पैसा देगा ए को। जेड किसको पैसा देगा? ए को, मतलब प्रिंसिपल देगा एजेंट को, और जैसे जेड बोलेगा ऐसे ही ए उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे जेड ने उसको बोला कि तुम पैसा लगाना कंपनीज के पेपर में। किसने पैसा लगाना? कंपनीज पेपर में। कंपनीज पेपर का मतलब जैसे कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के डिबेंचर में, कंपनी के बॉन्ड में, इन टोटल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करना। क्या करना? कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ए क्या किया? उस डायरेक्शन को नहीं माना और सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। तो क्या है? उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। यस, डायरेक्शन था कि तुम कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और तुम अपने बिजनेस में पैसा लगा दिए। चलो डी पॉइंट सी का एक्सटेंशन है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जेड ने ए को बोला कि तुम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो,
लेकिन एक को लगा ऐसा कि शायद कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से मेरे क्लाइंट को या मेरे प्रिंसिपल को उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूं, उनको ज्यादा रिटर्न दूंगा। तो इसका मतलब उसकी सोच बुरी नहीं थी, उसका सोच बोनाफाइड था, मेलाफाइड तो नहीं था। वो अपने क्लाइंट को, अपने प्रिंसिपल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। बचपन में तुमने ट्रस्ट तुमने पढ़ा था टॉट, टॉट में भी था मास्टर सर्वेंट वाला, कि मास्टर सर्वेंट, सर्वेंट बहुत बार मास्टर की बात नहीं मानता है लेकिन मास्टर को बेनिफिट ही पहुंचाता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे भी उसने डिसओबे किया, लेकिन डिसओबे किसके बेनिफिट के लिए किया? जेड के, कि अगर जेड बोला है कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी में देख रहा हूं रिटर्न नहीं है, मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूं, मैं भी रिटर्न कमा रहा हूं, उनको भी ज्यादा रिटर्न दूंगा। बेचारा बोनाफाइड ऑब्जेक्टिव से उसने अपने बिजनेस में पैसा लगा लिया, लेकिन बिजनेस डूब गया, तो इसका मतलब जेड को नुकसान हुआ। तो क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा यहां पे, या सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा? याद रखना यहां पे ए, जिसने जेड की बात को ना मानते हुए, लेकिन इंटेंशन बुरा नहीं था, उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, जेड को क्या पहुंचाया? लॉस। उसको लॉस कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन जो बोलोगे जेल वेल वाला बात है, सो होने वाला नहीं। जरा पढ़ के बताओ तो कहां लिखा है कि ये सिर्फ सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? देखो तो कहां लिखा, बस बोल्ड बोल्ड ही तो देखना है तुम्हें। कहा सर ये देखिए लिखा हुआ है नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सर कहीं लिखा हुआ है सिविल एक्शन, बस बात खत्म। तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए आगे चले, आइए। एक रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब सरकारी ऑफिसर, टैक्स लिया और टैक्स का इस्तेमाल अपने पैसे के लिए, अपने के लिए कर लिया। अब बताओ, सीधा सा बात है, अगर आप सरकार के नाम पे टैक्स वसूल रहे हैं तो सरकारी खजाने में डालेंगे ना। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? खजाना। आपको पैसा कहां डालना पड़ेगा? सरकारी खजाने में। लेकिन तुमने सरकारी खजाने में डालने के बजाय अपने खजाने में डाल लिया, तो क्या ये नॉर्मल है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? और ये तो भयंकर है भाई, इन लोग पे तो ज्यादा सेक्शन लगता है। और ये आओ, कैरियर। क्या होता है कैरियर? सामान ले जाने वाला। सामान ले जाने वाले का तो बिजनेस ही ये सामान इधर उधर करना। लेकिन मालूम चला उसने क्या किया, है ना, ए एक कैरियर है, उसको जेड ने अपना कुछ प्रॉपर्टी दिया कि तुम इसको लैंड से या वाटर से जैसे भी है वहां पहुंचा दो, ठीक है। अब ए ने क्या किया, पहुंचाने के बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अब बताओ, ये तो एकदम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चूंकि आपका काम ही यही है, आपका काम ही यही है। तो याद रखना, जो कैरियर हैं इन पर ज्यादा घटिया सेक्शन लगेगा ये, चूंकि इनका काम ही यही है ना, कि ये सामान को इधर से उधर पहुंचा। जैसे कोरियर वाला है, तुमने कोरियर वाले को सामान दिया और बाद पैकेट खोल के उसमें देखा बिस्किट खा लिया। बताओ ये गलत बात है कि नहीं गलत बात? उनके लिए तो महा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, महा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, क्योंकि उनका काम ही यही है, उन्होंने अपने काम के साथ धोखा किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए, बाकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के लिए कितनी चीज का होना जरूरी है? पहला, एक्यूज्ड को प्रॉपर्टी मिला। तुम देखो हर जगह प्रॉपर्टी दिया मैंने, हर एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी दिया है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसको करना था एज पर लॉ या एज पर कॉन्ट्रैक्ट, पर उसने उसका इस्तेमाल एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने अपने लिए इस्तेमाल किया, उसने उसको मिस अप्रोप्रिएट किया। ये माना जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? पनिशमेंट देखो कैसे कैसे है। अगर नॉर्मल लोग करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो उस पर 3 साल तक की जेल, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है, अगर नॉर्मल लोग करेंगे, हम आप करेंगे तो। लेकिन कैरियर करेगा, मैंने बोला था ना कैरियर का मेन काम यही होता है, ऐसे तो कैरियर पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कैरियर का तो प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा। इनके लिए तो फिर 7 साल है भाई, 7 साल भी है और फाइन भी, मतलब 3 साल नहीं, फिर कितना साल? 7 साल। और सुनिए, जो तुम्हारा क्लर्क है और सर्वेंट है, भाई क्लर्क और सर्वेंट या मतलब जो भी एम्प्लॉय को लोग रखते हैं, विश्वास पे रखते हैं, और उसको नहीं देते हैं जाओ बैंक में जमा कर दो 5 लाख रुपया, मालिक तो जाता नहीं है, जाता तो स्टाफ ही है। मालूम चला स्टाफ ने गलत काम किया तो ये बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि स्टाफ को लोग विश्वास पे रखते हैं और विश्वास अगर तोड़ा गया तो ये सबसे बुरा है। तो यहां भी 3 साल नहीं, 7 साल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो याद रखना, नॉर्मल लोग हम आप करेंगे तो 3 साल है, लेकिन स्टाफ कर रहा है तो, एम्प्लॉय कर रहा है तो, कैरियर कर रहा है तो 7 साल। अब देख ले यहां पे कौन है, सरकारी लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सरकारी लोग कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो यहां पर तो 10 साल है। 10 साल ही नहीं, पहले तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, मतलब सॉरी लाइफ इंप्रिजनमेंट, आपका आजीवन कारावास या
10 साल तक की जेल और फाइन भी, क्योंकि आप ये तो बहुत सरकार के खिलाफ हो गया ना ये।